जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3470 से 3472। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने दाव ध्वनियां जारी की। दाव की आवाजें एक भारी हथौड़े की तरह थी जो हर किसी के दिलों में धंस गई। ये सीधे उनकी आत्मा की गहराई तक गया और हर किसी के दिमाग को गुंजायमान कर दिया। हर कोई डर गया था। एक अत्यंत भयानक अस्तित्व इस संसार में अवतरित हुआ था। इस उपग्रह शहर के ऊपर ये जिवेन की आंखें दो तेज कृपाण रोशनी की तरह थी। वह जहां भी गुजरता सभी राक्षस और राक्षस प्रकट हो जाते। उन्होंने तुरंत उस स्थान को देखा जहां बियान शियाओयू, यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट स्थित थे। बाहरी लोगों को अंदर झांकने से रोकने के लिए इस महल में रक्षात्मक मंत्रों और मैट्रिक्स सरणियों की परतें व्यवस्थित की गई थी। हालांकि ये जिवेन की आंखों के सामने कोई रहस्य नहीं था। जब उसने देखा कि बियान जियाओयू के कंधे के ब्लेड को बंद कर दिया गया था और उसे एक बादल के बिस्तर से बांध दिया गया था, ये जिवेन अपनी वर्तमान मनस्थिति और चतुराई के बावजूद अभी भी गुस्से में था। यिन यांग सम्राट, मुझे लगता है कि आप मौत को दावत दे रहे हैं। ये जिवेन चिल्लाया और अपनी इच्छा का आग्रह किया। आकाश में व्याप्त मौलिक अराजकता ऊर्जा उसके द्वारा खींची गई और एक भयानक प्रतिद्वंद्वी में बदल गई। एक पल में वह उसे पकड़ने के लिए महल में यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट की ओर दौड़ा। जैसे ही ये जिवेन की नजर उन पर पड़ी, यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट को इसका एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक कमजोर खरगोश को एक शक्तिशाली बाघ घूर रहा हो। वे डर के मारे तुरंत चुप हो गए। दरअसल ये एहसास उससे भी ज्यादा भयानक था। जीवन स्तर में अंतर के कारण उस भयानक वसीयत में हत्या करने का इरादा निहित था। इससे उसके हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे में भय महसूस होने लगा। उसकी रूह तक कांप रही थी। स्तर में इतने अंतर की भरपाई करने का कोई रास्ता नहीं था। इस दृष्टि के सामने सारी सीमाएं और सरणियां कितनी हास्यास्पद लग रही थी। वे इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके, जैसे कि वे पूरी दुनिया से अलग हो गए हों। ये जिवेन की नजर उस पर पड़ी। अराजक क्यूई द्वारा बनाया गया विशाल हाथ आकाश में फैल गया और बेरहमी से नीचे गिर गया। ये समय की एक छोटी सी अवधि थी, लेकिन उसे यह एक सदी जितनी लंबी लगी। यह उसके दिल की निचली रेखा को तोड़ते हुए इंच दर इंच कुचलता गया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं, मानो वह स्तब्ध हो गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशाल हाथ के सामने शहर की सभी रक्षात्मक बाधाएं और आध्यात्मिक संरचनाएं समाप्त हो गई हैं। वे आसानी से स्वयं सक्रिय हो गए। ये हमला बहुत भयानक था। अचानक, जैसे ही यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट निराशा में थे, उन्होंने धर्मग्रंथों का जाप सुना। हवा में नियम नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बदल रहे थे। ये बड़ा हाथ एक पल में ढह गया और शून्य में गायब हो गया। ये शक्तिशाली ताकतों की टक्कर नहीं थी। इसके बजाय यह नियमों में एक बुनियादी बदलाव था। इससे ये जिवेन का कदम बिखर गया था। एम्पायरियन ने अपनी चाल चल दी है। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि केवल एक एम्पायरियन ही नियमों को बदलने में सक्षम होगा। यदि यह संप्रभु सम्राटों के बीच लड़ाई होती, तो उन्हें आमने सामने टकराना पड़ता। केवल एक स्वर्गीय पूज्य ही नियमों को बदल सकता है और दूसरे पक्ष के हमले को रोक सकता है। अचानक हुए इस बदलाव से ये जिवेन जरा भी नहीं घबराए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शुरू से जानता था कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के अलावा एक स्वर्गीय मास्टर था। यह अपरिहार्य था। ये जिवेन के हमले को आसानी से बिखेर दिया, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व भी उजागर कर दिया। नीली आंखों और अनंत पवित्र प्रकाश वाला एक गोरा आदमी धीरे धीरे बाहर चला गया। उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था और वह कुछ पंख जाति के व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन उसमें कुछ अंतर थे। इस आकृति से उत्पीड़न और अनंत पवित्र प्रकाश की अत्यंत प्रबल भावना प्रकट हुई। ऐसा लगता था मानो वह कह रहा हो कि जो कोई भी उसके विरुद्ध जाता है वह जघन्य अपराध कर रहा है और स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। उज्ज्वल, पवित्र, आदरणीय,
ये जिवेन ने सहजता से इस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की। वुजुन, आप फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय हैं। फॉर्चून गॉड राजवंश से संबंधित एक उपग्रह शहर पर हमला करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दीप्तिमान पवित्र आदरणीय बोलते ही ये जिवेन पर एक बड़ी टोपी लगाना चाहता था। हम रेडियंट होली वेनेरेट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आप मून सिटी लॉर्ड के सिर्फ एक कुत्ते हैं। आपने जादू को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? स्थापित करें, मानव जाति सेना को गंभीर रूप से घायल करे और मेरे मानव जाति सम्राट का अपहरण करे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो जिवेन उसकी चाल में नहीं फंसेगा। जिस बात को वह छुपाना चाहता था, उसने तुरंत उसका पर्दाफाश कर दिया। दीप्तिमान पवित्र पूज्य के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। जब वह मून सिटी लॉर्ड से हार गया था, तो उसे मून सिटी लॉर्ड द्वारा शाप दिया गया था। तब से उसे मून सिटी लॉर्ड द्वारा एक दास की तरह चारों ओर घूमने का आदेश दिया गया था। यहाँ तक कि उन्हें यिन यांग और फ्यूशन सम्राट की बात भी सुननी पड़ी। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। बात सिर्फ इतनी थी कि आम लोगों में उनके सामने इस बात को उजागर करने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि ये जिवेन के पास ऐसा करने की ताकत और योग्यता थी। उसने अपने पास बचे कवर के आखिरी हिस्से को भी सीधे उजागर कर दिया। उसकी आंखें तेज चमक उठी और वह ये जिवेन को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि मैं आज आपको ढूंढने के लिए यहाँ नहीं हूँ। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट, आपने मेरे शिष्य का अपहरण कर लिया है। अब आप में मुझे देखने की भी हिम्मत नहीं है। ये जिवेन ने रेडियंट होली वेनेरेट की ओर देखा भी नहीं और सीधे बात की। उसकी निगाहें अभी भी महल में यिन यांग और फ्यूजन सम्राट पर टिकी थी। इस समय शहर में हर कोई आखिरकार समझ गया कि ये जिवेन ने इतने आक्रामक तरीके से यहाँ आने की हिम्मत क्यों की। पता चला कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। बहुत से लोग बेहोश होने जैसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि वे जानते थे कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट आमतौर पर घमंडी थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि वे इतने घमंडी होंगे। क्या मजाक! उन्होंने एक दिव्य पूज्य की सील सीमा को तोड़ने और एक दिव्य पूज्य के शिष्य का अपहरण करने का साहस किया। ये बातें बिल्कुल हास्यास्पद थी। वह बहुत साहसी था। भले ही उनके पिता मून सिटी लॉर्ड थे, ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण थी। आखिरकार उनके सामने वाला व्यक्ति भी एक स्वर्गीय पूज्य था। हालांकि उनकी स्थिति मून सिटी लॉर्ड से थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी स्थिति खराब नहीं थी। ऐसा काम करने के लिए किसी को कितना साहस और कितना पागल होना पड़ेगा। एक बार जब दो स्वर्गीय पूज्य यहाँ लड़े, तो सैटेलाइट स्टार सिटी नष्ट हो जाएगी। उस समय वे सभी मर जाएंगे। क्या फॉर्चून गॉड राजवंश सैटेलाइट स्टार सिटी के विनाश के कारण ये जिवेन को बहुत अधिक दंडित करेगा? मून सिटी भगवान अपने बेटे की रक्षा करेंगे। उस समय वे ही वास्तव में दुर्भाग्यशाली होंगे। इस समय उनके हृदय में असीम आक्रोश उत्पन्न हो गया। आमतौर पर उन्होंने केवल यिन यांग और फ्यूशन सम्राट के बुरे कामों के बारे में सुना था, लेकिन यह उनसे बहुत दूर था। अब जब वे उसके साथ दफनाए जाने वाले थे, तो वे क्रोधित कैसे न होते। हालांकि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट अब बहुत शांत थे। इस समय उसे अचानक याद आया कि उसकी रक्षा एक स्वर्गीय पूज्य ने की थी। अभी अत्यधिक भय के कारण वह इस बात को लगभग भूल ही गया था। अब जब उसे याद आया, तो उसने मून सिटी लॉर्ड्स यंग सिटी लॉर्ड के रूप में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा ली थी। वुजुन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम साहसी हो। तुमने मेरे शहर पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं निश्चित रूप से अपने पिता से तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहूंगा। यिन यांग और फ्यूशन सम्राट ने ये जिवेन की ओर इशारा किया और कहा। हालांकि उसने अब ये जिवेन को बुरा कुत्ता कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये जिवेन लाइट सेंट की तरह गुलाम नहीं था जिसे उसके द्वारा आदेश दिया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पता चल गया था कि ये जिवेन की खेती की उम्र उससे एक अंश भी नहीं थी। ये जिवेन को डांटने से वह अक्षम प्रतीत होगा। जिद्दी
मैं पहले से ही यहाँ हूँ और तुम अब भी इस तरह का व्यवहार करने का साहस कर रहे हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। येन यांग और फ्यूजन सम्राट उसकी नजर में बिल्कुल भी नहीं थे। यदि उनके पिता मून सिटी लॉर्ड नहीं होते तो वे ये जिवेन द्वारा याद किए जाने के योग्य भी नहीं होते। येन यांग और फ्यूशन सम्राट, आपने मेरी मानव जाति के शिविर पर हमला करने के लिए प्राचीन युग के स्वर्गीय पूज्यों के साथ मिलीभगत की और मेरी मानव जाति के सम्राट का अपहरण कर लिया। आप स्पष्ट रूप से विद्रोह कर रहे हैं। आज मैं आपके पिता को गंदगी साफ करने में मदद करूंगा। ये जिवेन शरारत से हंसे और उनकी आवाज ने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो दूसरों की चापलूसी करना जानता था। इस समय ये जिवेन फॉर्चून गॉड राजवंश की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। नैतिक ऊंचे धरातल पर खड़ा होना जरूरी था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? येन यांग और फ्यूजन सम्राट ने गुस्से में कहा। वह ये जिवेन की धमकी से कैसे नहीं डर सकता था? क्या मजाक! ये जिवेन की ताकत के साथ ये वास्तव में उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। युवा मास्टर, हम चंद्र महारानी को जाने क्यों नहीं देते, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस समय येन यांग और फ्यूजन सम्राट ने लाइट सेंट की आवाज सुनी। हालांकि वह ये जिवेन जैसे नए स्वर्गीय आदरणीय से डर नहीं था, यह अंततः पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय और मून सिटी लॉर्ड के बीच टकराव का कारण बनेगा। और मून सिटी लॉर्ड, जिस पर अभी हमला हुआ था, शायद पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, येन यांग और फ्यूजन सम्राट तुरंत चिल्लाए और लाइट सेंट के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। अगर यह सिर्फ एक सामान्य वासनापूर्ण रिश्ता होता तो उसने ये जिवेन की बातों के बाद उसे जाने दिया होता। हालांकि लबादे वाले व्यक्ति मिस्टर घोस्ट के अनुसार यह इस बात की कुंजी हो सकती है कि वह 9वें दायरे में प्रवेश कर सकता है या नहीं। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह स्वयं को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह ये भी स्पष्ट थे कि उनकी योग्यता सीमित थी। उसकी मां के गर्भ में ही उसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वह वहां पहुंच सका जहां वह आज था। यदि वह और सुधार नहीं कर सका तो वह महान सर्वनाश से भी बच नहीं पाएगा। और बियान शियाओयू उसके लिए सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने का अवसर था। यहाँ तक कि मिस्टर घोस्ट ने भी कहा कि शैतान युग के चरम के दौरान भी केवल कुछ ही लोग थे जो इस स्तर तक पहुंचे थे। यदि उसने इस अवसर को जाने दिया तो उसे उच्च स्तर तक पहुंचने का मौका कैसे मिल सकता था? क्या तुमने दावा नहीं किया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? क्या तुम भी प्रकाश युग में एक शीर्ष व्यक्ति हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे डरते हो? जाओ, उसे मार डालो, मैं उसे मरना चाहता हूँ। येन यांग और फ्यूजन सम्राट चिल्लाए। वह ये जिवेन के स्वर में हत्या के इरादे से अधिक परिचित नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने भी अपने जीवन में अनगिनत लोगों की हत्या की थी। वह उस तरह के अहंकारी स्वर से अधिक परिचित नहीं हो सकता था जैसे कि वह चींटियों को मार रहा हो। वह तुरंत क्रूर हो गया। चूंकि ये जिवेन जैसे स्वर्गीय आदरणीय का हत्या का इरादा था तो वह सभी तरह से जा सकता था। उस स्थिति में वह आगे बढ़ सकता है और एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट ये जिवेन को मार सकता है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इस समय येन यांग और फ्यूजन सम्राट थोड़े पागल थे। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसे पीट कर मार डाला जाए, उसके मन में ऐसे पागल विचार नहीं आते। एक सम्राट भगवान वास्तव में एक स्वर्गीय पूज्य को मारना चाहता था। ये बिल्कुल अपमानजनक था। ये जिवेन ने केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मार डाला था जो अभी अभी स्वर्गीय स्वामी बना था। लेकिन इसने पहले ही दुनिया के सभी स्वर्गीय गुरुओं की नाराजगी पैदा कर दी थी। वास्तव में यदि ये तथ्य नहीं होता कि विदेशी डोमेन ने फॉर्चून की दिव्य राजधानी को घेर लिया था तो ये जिवेन के लिए स्वर्गीय मास्टर बनना इतना आसान नहीं होता। उसे एक खूनी लड़ाई से गुजरना पड़ा होगा और उसे स्वर्गीय गुरु बनने का अवसर नहीं मिला होगा, भले ही वह मृत्यु से बाल बाल बच गया हो।
एक साम्राज्य के लिए यह एक मौलिक वर्जना थी। जो कोई भी इस वर्जना को तोड़ेगा वह सभी साम्राज्यवासियों का दुश्मन बन जाएगा। यिन यांग सम्राट और यूनिटी सम्राट को मून सिटी लॉर्ड का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने केवल ये जिवेन को एक बुरे कुत्ते के रूप में डांटा था और इसने पहले से ही उपस्थित सभी दिव्य आदरणीयों की नाराजगी का कारण बना दिया था। अब उन्होंने रेडियंट होली वेनेरेबल्स को ये जिवेन को मारने का आदेश भी दे दिया था। वे सचमुच मरने के योग्य थे। यिन यांग और कॉम्बिनेशन सम्राट अंततः स्वर्गीय आदरणीय नहीं थे और स्वर्गीय आदरणीय के बीच की वर्जनाओं को नहीं जानते थे। एक सम्राट लॉर्ड के लिए एक सम्राट लॉर्ड को आदेश देना पहले से ही एक बड़ा निषेध था। यदि वे किसी स्वर्गीय पूज्य को मारना चाहते थे तो वे मरने के योग्य थे। युवा मास्टर, मुझे आपको याद दिलाना है कि आप अपने वरिष्ठों को नाराज कर रहे हैं। प्रकाश के पवित्र पुजारी उन्हें याद दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रकाश के पवित्र पूज्य को पता था। यद्यपि यह एक अलग युग था, स्वर्गीय पूज्य प्रत्येक युग के सर्वोच्च शासक थे। वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी आंखों में चींटियां उन्हें मार रही हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह मुझे मारना चाहता था? उसे मार डालो, मुझे उससे मारना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए सील अभिशाप का उपयोग करूंगा। वैसे भी अगर मैं मर जाऊं, तुम्हें मेरे साथ दफनाया जाएगा। यिन यांग और फ्यूशन सम्राट उन्मत्त तरीके से दहाड़ने लगे। प्रकाश के संत की आंखों में घृणा झलक उठी। अपनी ताकत के साथ मंत्र सक्रिय करने का मौका दिए बिना यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट को मारना स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि वास्तव में भयानक व्यक्ति मून सिटी का सिटी लॉर्ड था। सिटी लॉर्ड के पास भी एक जादू था जो उसे तुरंत मार सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। वह एक प्रतिष्ठित साम्राज्यवादी था, फिर भी उसे इस तरह आदेश दिया जा रहा था। वह अपने हृदय में क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। इस समय उसने ये जिवेन को अपनी सारी नाराजगी के साथ देखा। यदि ये जिवेन नहीं होता तो उसका अंत इस तरह कैसे हो सकता था। बुजुन, चूंकि तुम इतने दबंग हो तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। भले ही तुम मजबूत हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम एक हाथ से आकाश को ढक सकते हो। इस समय लाइट सेंट ने ठंडे स्वर में कहा। वह प्रकाश युग में भी एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति थे। हालांकि उसे पकड़ लिया गया था और गुलाम बना लिया गया था, लेकिन मून सिटी लॉर्ड मूर्ख नहीं था। वह अब भी उनके साथ एक महत्वपूर्ण अतिथि और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते थे। दूसरी ओर यिन यांग और एकीकरण सम्राट को नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली था और एक गुलाम की तरह उसे आदेश देते रहे। आज उन्हें एक संप्रभु सम्राट ने भी धमकी दी थी। उसके हृदय में क्रोध अथाह था। उसके हाथ में राजदंड आ गया था। ये राजदंड सुनहरे रंग का था और राजदंड के शीर्ष पर पंखों की एक जोड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पंख फड़फड़ाने से दुनिया बिखर जाएगी। उसने अपने हाथ में राजदंड लहराया और उसे जोर से तोड़ दिया। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का रंग भी बदल गया। अनंत प्रकाश फैल गया, मानो आकाश प्रकाश के साम्राज्य में रंग गया हो। ऐसी साधना पद्धति निश्चित रूप से तारों के समुद्र को नष्ट कर सकती है और अनगिनत तारों को राख में बदल सकती है। चौथा क्षेत्र नहीं, ये चौथे क्षेत्र का शिखर है। ये जिवेन ने तुरंत यह निर्धारित कर लिया कि लाइट सेंट की खेती उससे भी अधिक थी। वह पहले ही चौथे क्षेत्र के शिखर तक खेती कर चुका था। ये जिवेन, जिसने अभी अभी चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। बहुत मजबूत। लाइट सेंट वास्तव में डींगे नहीं मार रहा था। ये जिवेन की वर्तमान खेती के साथ चौथे क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञों का सामना करने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि आभा के मामले में लाइट सेंट उसे मजबूती से दबाने में सक्षम था। यह ऐसा था मानो वह पहले ही 5वें दायरे में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसे चौथे दायरे में नीचे गिरा दिया गया था। हालांकि ये जिवेन डरी नहीं थी। इस स्तर पर उनकी खेती के साथ डरने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने सीधे लाइट सेंट का सामना किया।
असीम प्रकृति अभिव्यक्ति हाथ पहले ही उसके हाथ में प्रकट हो चुका था और फिर मुट्ठी में बदल गया। पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी नष्ट हो गई। पुनर्जन्म के उनके 6 पथों की मुट्ठी प्रकाश की 6 किरणों के साथ खिल गई, जो सृजन की दिव्य रोशनी की तरह अंतहीन प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। इसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ ये जीवेन की मुट्ठी सीधे लाइट सेंट के राजदंड पर लगी। दिव्य गुरु के नियमों की जबरदस्त टक्कर पानी की लहरों की तरह फैल गई। हालांकि उन्होंने तुरंत एक दूसरे को घेर लिया, एक दूसरे को विघटित कर दिया और एक दूसरे के नियमों को बदल दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी का हमला शून्य हो गया। विभिन्न कानूनों के टकराव के बाद ये दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धा का असली आधार था। एक भयानक टक्कर के बाद ये जीवेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी बाह में थोड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जीवेन ने 7वीं धातु पैतृक क्यूई के एक हिस्से को गला लिया था। इस दौरान उनके शारीरिक शरीर की ताकत फिर से बढ़ गई थी, नहीं तो उसके हाथ की हथेली फट जाती। बेशक अगर ये जीवेन ने 7वीं धातु पैतृक क्यूई को पूरी तरह से परिष्कृत किया होता, तो वह अपने नंगे हाथों से किसी भी दाव उपकरण के खिलाफ नुकसान में नहीं होता। वह लगभग अजेय होगा। उसे असीम प्रकृति अभिव्यक्ति हाथ की भी आवश्यकता नहीं होगी। लाइट सेंट की खेती और नींव वास्तव में भयानक थी। इस वास्तविक लड़ाई के बाद ये जीवेन को तुरंत समझ में आ गया कि लाइट सेंट वास्तव में 5वें दायरे से गिर गया था। अन्यथा चौथे क्षेत्र का एक साधारण शिखर उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। हर कोई उसके जैसा राक्षस नहीं था। ये जीवेन ने इस बार सही अनुमान लगाया। लाइट सेंट वास्तव में 5वें क्षेत्र का विशेषज्ञ था। हालांकि जब उसने 5वें दायरे में प्रवेश किया था, तो उसका सामना मून सिटी लॉर्ड से हुआ। अंततः वह पराजित हुआ और वश में हो गया। हालांकि उनकी खेती भी कम हो गई। मूल रूप से उसने अभी अभी 5वें दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन अब वह चौथे दायरे के शिखर पर गिर गया था। अनगिनत वर्षों के बाद, हालांकि उनकी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उनकी खेती में सुधार नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका ताओवादी हृदय टूट गया था। एक दिव्य गुरु जो गुलाम था, उसके पास कोई कैसे हो सकता था ताओवादी हृदय? ये पहले से ही उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा था कि उनकी खेती बर्बाद नहीं हुई थी। उसके लिए और सुधार करना असंभव था। इस जीवन में उनकी साधना भी प्रतिबंधित थी। ये स्थिति शुरुआती दिनों में ये जीवेन और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट के बीच के रिश्ते के समान थी। हालांकि ये जीवेन ने बाद में स्काई शेकिंग थंडर सम्राट के ताओवादी हृदय को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया। हालांकि लाइट सेंट इतना भाग्यशाली नहीं था। हालांकि फिर भी लाइट सेंट की ताकत चौथे क्षेत्र के सामान्य शिखर को पूरी तरह से पार कर गई थी। वह ये जीवेन को भी हरा सकता था। हालांकि ये जीवेन की लड़ाई की भावना उसके दिल में जाग गई थी। उसका हाथ थोड़ा हिल गया और हल्की सी सुन्नता बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर उसने मुक्के से पलटवार किया। ये पुनर्जन्म मुट्ठी के वही 6 पथ थे। ये बिल्कुल भी फैंसी नहीं था। इसने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों से सभी मजबूत शत्रुओं को सीधे दबा दिया। उनके इस कदम ने कई ताकतवर दुश्मनों को परास्त कर दिया था। शुरुआत से लेकर वर्तमान तक उन्होंने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों को पूरी तरह से अपनी अनूठी तकनीक में एकीकृत कर लिया था। समय और स्थान के नियमों को जोड़ने के साथ ये लंबे समय तक एक दिव्य मास्टर स्तर की अनूठी तकनीक में बदल गया था। जब लाइट सेंट ने देखा कि उसके राजदंड के पास ये जीवेन को घायल करने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उनकी अधिकांश खेती इसी राजदंड पर होती थी। यहाँ तक कि चौथे दायरे के चरम पर एक विशेषज्ञ को भी इस राजदंड से झटका खाने के बाद एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और गंभीर रूप से घायल होना पड़ेगा। उसके सामने ये जीवेन ने अभी अभी चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया था। वह संभवतः इसे कैसे ले सकता है? हालांकि ये देखते हुए कि ये जीवेन ने पलटवार किया था, लाइट सेंट बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। उसने अपने हाथ का राजदंड वहीं पर सरका दिया। जोरदार गर्जना के साथ राजदंड टूटकर गिर गया। इस राजदंड से सुनहरी रोशनी वाला एक देवता उड़ गया।
इसका पूरा शरीर पारदर्शी था, लेकिन इसकी पीठ पर 12 पंख थे। जब वह थोड़ा सा फड़फड़ाया तो धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए। सैटेलाइट टाउन में हर कोई भयभीत था। दिव्य मास्टर स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के आकस्मिक परिणाम के कारण पूरे शहर की रक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर हो जाएगी। एक के बाद एक वे इन दो भयानक लोगों के बीच लड़ाई के परिणाम का विरोध करने के लिए अपनी गहरी नींद से जाग उठे। उन दोनों के बीच की लड़ाई आकस्मिक रूप से एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकती है। बिल्कुल कोई दबाव नहीं था। ये बहुत डरावना था। शहर में मूल रूप से उच्च और शक्तिशाली कई बड़े शॉट ऐसी लड़ाई के सामने कांप रहे थे। उनमें हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये ज़िवेन की मुट्ठी सीधे 12 पंखों वाले सुनहरे भगवान की ओर बढ़ी। एक और भयानक टक्कर हुई। कानूनों ने एक दूसरे को निगल लिया। हर कोई कानूनों को उभरता हुआ देख सकता था। ये नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, और यह अभी भी बदल रहा था। इन दोनों की लड़ाई के छेड़छाड़ के तहत वे कानून, जिनसे हर कोई परिचित था, पहचाने जाने योग्य नहीं रह गए थे। ये सचमुच भयावह था। 12 पंखों वाली सुनहरी कलाकृति का शरीर एक अजीब लय में कांप रहा था। इसने प्रकाश के वृत्तों को कंपित कर दिया। इसने वास्तव में ये ज़िवेन की 6 पथों की पुनर्जन्म मुट्ठी की मुट्ठी ऊर्जा को बिना किसी निशान के नष्ट कर दिया। गुजून, आपकी खेती बुरी नहीं है। यह अफसोस की बात है कि आप इतने आक्रामक हैं। इसने आपके लिए आपदा के बीज बोए हैं। आपने सुना कि उसने क्या कहा है ना? आज आपकी मृत्यु का दिन है। कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। प्रकाश के पवित्र आदरणीय ने अपने हाथ में राजदंड पकड़ रखा था। वह अतुलनीय रूप से राजसी था, जैसे सृष्टि का देवता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चल रहा हो। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके पीछे फूटने वाली प्रकाश की हजारों किरणों के भीतर ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश की प्रत्येक किरण में कोई भगवान गा रहा हो, प्राचीन दिव्य ग्रंथों का पाठ कर रहा हो। यह आधुनिक दुनिया की किसी भी भाषा से भिन्न थी। ये दीप्तिमान युग से संबंधित था, और इसने दीप्तिमान युग के महान मार्ग को दर्ज किया था। तुम मुझे मारना चाहते हो? ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। प्रकाश के पवित्र आदरणीय ने सरलता से उत्तर दिया। जहाँ तक फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय की हत्या के भयानक परिणामों की बात है, उसने अब इसके बारे में नहीं सोचा था। वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी करे, मून सिटी लॉर्ड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, सिटी लॉर्ड अपने बेटे के इस मामले के लिए जिम्मेदार होगा। वह जो करना चाहता था वह हत्या करना था। कोई व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मून सिटी लॉर्ड के लिए क्या परेशानी लाएगा। सच तो यह है कि उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह विरोध कर सकता था। तुम मुझे मारना चाहते हो? हा 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 हा, देखते हैं तुम कितने सक्षम हो। ये ज़िवेन की तलवार जैसी भौहें उल्टी थी। वह क्रोधित वज्र के समान लग रहा था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी शक्ति आसमान तक पहुंच गई थी। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठी। ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के सामने वह हतोत्साहित नहीं हुए। इसके विपरीत, वह और अधिक उत्साहित और निडर होता जा रहा था। आखिरकार ऐसा दुर्जय प्रतिद्वंद्वी उसके लिए अपने ब्लेड को तेज करने का सही लक्ष्य था। पूरी दुनिया में शायद सिर्फ ये ज़िवेन के पास ही इतना बड़ा साहस होगा। पवित्र आदरणीय प्रकाश ने प्राचीन ग्रंथों का पाठ किया। हर बार जब वह एक वाक्य का उच्चारण करता था, तो उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकलती थी, जो प्रकाश की अंतहीन किरणों में बदल जाती थी और अधिक मजबूत होती जाती थी। ये बेहद भयानक था। धरती को चकनाचूर कर देने वाले सिद्धांत चांदी की तरह फैल गए और एक भयानक हमले में बदल गए। वे लहरों की तरह थे, परत दर परत जमा हुए थे, और प्रत्येक परत पिछली परत से अधिक भयानक थी। ये कुछ उस पावर तकनीक की तरह थी जो ये ज़िवेन ने आउटर डोमेन में सीखी थी। अशुभ लहरें एक दूसरे के ऊपर खड़ी थीं, और प्रत्येक परत पिछली परत से अधिक भयानक थी।
संप्रभु क्षेत्र में ये तकनीक बहुत भयानक थी। परत दर परत जमा होने पर यह एक ऐसी आक्रामक शक्ति के साथ भी फूट सकता है जो किसी की अपनी लड़ने की ताकत से कहीं अधिक हो। हालांकि ये स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में एक सामान्य तकनीक थी। ओमिनस वेव्स 5 लेयर तकनीक एक गुप्त तकनीक थी जो सम्राटों को नहीं दी गई थी। इसका कारण ये था कि यह एक गुप्त तकनीक थी जो किसी की युद्ध शक्ति की सीमा को पार कर जाती थी और स्वर्गीय दाव की शक्ति उधार लेती थी। हालांकि स्वर्ग सम्राट क्षेत्र में इस प्रकार की सीमा को आसानी से पार किया जा सकता था क्योंकि दिव्य आदरणीय नियम बदल सकते थे। नियमों के तहत सीमा तय की गई थी। हालांकि अगर नियम भी बदल दिए गए तो मूल सीमा को तोड़ना बहुत आसान होगा। यही कारण था कि सम्राट क्षेत्र स्वर्गीय प्रभुओं को चुनौती नहीं दे सका, क्योंकि स्वर्गीय लॉर्ड्स आसानी से एक भयानक युद्ध शक्ति का भंडाफोड़ कर सकते थे जो सम्राट क्षेत्र से दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक थी। ये ज़िवेन न केवल सफल होने में सक्षम था क्योंकि उसके अपने कौशल सामान्य शिखर सम्राट क्षेत्र के स्वामी की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा ने अभी अभी स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसे स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र की कई तकनीकों और रहस्यों में महारत हासिल नहीं थी। ये ज़िवेन से लड़ने के लिए वह केवल अपनी युद्ध शक्ति पर निर्भर था। अंत में वह स्वर्गीय लॉर्ड स्वोर्ड क्यूई द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे ये ज़िवेन ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, जिससे ये ज़िवेन को मौका मिला। बहुत सारे संयोग थे और इसे दोबारा दोहराना बिल्कुल असंभव था। अशुभ तरंगे 5 ओवरलैप केवल 5 बार ही ओवरलैप हो सकी। हालांकि प्रकाश के पवित्र ऋषि ने लापरवाही से दर्जनों बार ओवरलैप किया था। वह ये ज़िवेन को मौत की सजा देना चाहता था। ये ज़िवेन की ओमिनस वेव्स 5 ओवरलैप केवल 5 बार ओवरलैप हो सकी। आप मेरे साथ केवल इस तकनीक से निपटना चाहते हैं। मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सुपरइम्पोजिंग युद्ध कौशल एक एम्पायरियन के लिए केवल एक बुनियादी गुण है। ये ज़िवेन जोर से हंसे। वह जरा भी नहीं डरा और सीधे हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि पिछली टक्कर में वह असुविधाजनक स्थिति में गिर गया था, लेकिन उसे तनिक भी डर नहीं लगा। हर बार जब वे आपस में भिड़ते तो उसे ग्रेट दाव के बारे में गहरी समझ हासिल हो जाती। वह ब्राइट एरा की कुछ तकनीकों की बेहतर समझ भी हासिल कर लेगा। इसके अलावा ये ज़िवेन के हाथ में अभी भी एक तुरुप का पत्ता था, इसलिए ट्रम्प कार्ड सामने आने से पहले वह उसके साथ खेल सकते हैं। उसी समय ये ज़िवेन के शरीर के भीतर की 5% पुण्य ऊर्जा भी विश्व वृक्ष में पूरी तरह से एकीकृत हो गई थी और विश्व वृक्ष पर विश्व वृक्ष का फल भी तीव्र गति से परिपक्व होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो एक एक क्षण में 100 वर्ष बीत गए हो। ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा था और धीरे धीरे इसमें फलों की सुगंध आने लगी। ये ज़िवेन ने गति बढ़ाने के लिए अपनी पुण्य ऊर्जा का उपयोग किया था विश्व वृक्ष फल का पकना। इसने मूल विश्व वृक्ष फल को और भी अद्भुत बना दिया था। इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्यूई ऑफ मेरिट के चमत्कारी उपयोगों में से एक था। ये ज़िवेन इस तुरुप के पत्ते से आत्मविश्वास से भरी थी। विश्व फल के पकने की प्रतीक्षा करते समय ये ज़िवेन को रेडिएंट होली सेज के साथ खुद को तड़का लगाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। बूम 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 दीप्तिमान पवित्र साधु के शरीर से प्रकाश फैल रहा था। वह सृजन के देवता की तरह थे। उसके पास संसार को बनाने और नष्ट करने की शक्ति थी। वह पर्वत की भांति अविचल था। केवल 12 पंखों वाले सुनहरे भगवान ने ही दुनिया को दबाया। दूसरी ओर ये ज़िवेन युद्ध के एक अतुलनीय देवता की तरह था जो पागलपन से हमला कर रहा था। हालांकि वह युद्ध के मैदान में नुकसान में था और लाइट सेंट की रक्षा को नहीं तोड़ सका। लाइट सेंट कुछ समय के लिए ये ज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सका। वह केवल ये ज़िवेन के लगातार हमलों को देख सकता था। ये ज़िवेन के हमले हिंसक और शक्तिशाली थे। भले ही लाइट होली आदरणीय ने ये ज़िवेन को मजबूती से दबा दिया था, फिर भी वह उसे नीचे नहीं ले जा सका। वह केवल ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख सकता था। इस समय महल में लबादा पहने आदमी मिस्टर घोस्ट अभी भी खड़ा था।
उसने आकाश में लड़ते हुए दो व्यक्तियों को देखा। उसके मन में एक योजना थी। जानकारी के अनुसार ये जीवेन एक नया स्वर्गीय भगवान है। वह केवल 10,000 वर्षों से भी कम समय से खेती कर रहा है। यह एक चमत्कार है कि वह इस स्तर तक बढ़ सकता है। मार्शल आर्ट का युग थोड़ा अलग है। ऐसी प्रतिभा है शैतान युग में भी दुर्लभ। यह अफसोस की बात है कि वह यहीं गिरेगा। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि यदि बाद में वह येज़िविन को नहीं हरा सका तो क्या उसे रेडिएंट होली सेज की मदद करनी चाहिए। वह पहले से ही समझ गया था कि रेडिएंट होली सेज की ताकत वास्तव में येज़िविन से ऊपर थी। हालांकि येज़िविन भी भयानक रूप से मजबूत था। रेडिएंट होली सेज के लिए इस लाभ को पूर्ण अंतर में बदलना और येज़िविन को मारना आसान नहीं होगा। इसलिए यदि आवश्यक हुआ तो उसे कार्रवाई करने की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू से अंत तक उनकी यही योजना थी। जब तक दीप्तिमान पवित्र ऋषि येज़िविन को मार देते हैं, मून सिटी, सिटी लॉर्ड और पूर्वी स्वर्गीय भगवान के बीच संघर्ष को अब छिपाया नहीं जा सकता है। इससे 10 महान दिव्य शहरों और फॉर्चून के बीच पूर्ण टकराव भी हो सकता है। भगवान राजवंश हे उस समय अधीनता की उनकी सभी योजनाएं रोक दी जाएंगी। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। मिस्टर घोस्ट ने आह भरी, मानो वह समय बीतने पर शोक मना रहे हो। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? ऐसा लगता है जैसे बहुत समय हो गया है। यह मार्शल आर्ट युग अपने सबसे समृद्ध समय पर है। यह पहले से ही मध्य चरण को पार कर चुका है। यदि हम इस पर कब्जा कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं, तो ये कम से कम पर्याप्त होगा ताकि हमारा शैतान युग 10 से अधिक महान सर्वनाशों तक जारी रहे। उसे याद आया कि आखिरी बार वह उस युग से कब गुजरा था। राक्षसी पथ युग के अब तक जीवित रहने के लिए ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे एक वैध युग से गुजर चुके थे। सभी युगों को जन्म से लेकर महान सर्वनाश तक अस्तित्व में रहने का अवसर नहीं मिला। कुछ युगों को आधे रास्ते में ही जीत लिया गया था और स्वर्गीय दाव पूरी तरह से नष्ट होने से पहले पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जो युग नष्ट हो गए थे, उन्होंने प्राचीन युगों को पोषण प्रदान किया था, जिससे वे बार बार महान सर्वनाश से बच सके। ये युगों के बीच प्रतिस्पर्धा की क्रूरता थी। फॉर्चून हेवनली मोनार्क के चले जाने के अनगिनत वर्षों के बाद उन्होंने आखिरकार एक अंतर खोल दिया। वे इसे कतई नहीं छोड़ सकते थे। पिछले अनुभव के अनुसार जब तक इस अंतर की रक्षा की जा सकी, तब तक विशेषज्ञों की एक सतत धारा प्रवेश करती रहेगी और उस समय ये युग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। उस युग में जब फॉर्चून हेवनली मोनार्क अभी भी आसपास था, उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। फॉर्चून हेवनली मोनार्क की ताकत के तहत अधिकांश प्राचीन युग भय से कांपते थे। फॉर्चून गॉड राजवंश पर हमला करने की बात तो दूर, उन्हें ये भी डर था कि फॉर्चून गॉड राजवंश जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं था कि फॉर्चून गॉड राजवंश ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। फॉर्चून हेवनली मोनार्क के नेतृत्व में उन्होंने कई प्राचीन युगों को उखाड़ फेंका था। कई प्राचीन युग आज भी उस विस्मयकारी दृश्य को याद कर सकते हैं, जब अत्यंत शक्तिशाली फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क का सामना हुआ, तो कितने लोगों ने ये कहने का साहस किया कि वे उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। सबसे अच्छा परिणाम जिसकी वे आशा कर सकते थे वह ये था कि वे इतने भाग्यशाली थे कि ऐसा नहीं हो सका चुना जाए। यहाँ तक कि शक्तिशाली शैतान युग भी केवल यही कह सकता है कि यदि फॉर्चून हेवनली मोनार्क द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया, तो वे केवल मृत्यु तक ही लड़ सकते थे। उस काल में सभी युग भय से कांप उठे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतना भयानक किरदार सामने आएगा। फॉर्चून हेवनली मोनार्क के गायब होने के अनगिनत वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी सतर्क जांच फिर से शुरू की। अब जब उन्होंने पुष्टि कर दी है कि फॉर्चून हेवनली मोनार्क चला गया है, तो उन्होंने एक बार फिर मार्शल युग पर हमला शुरू कर दिया। सभी युग मार्शल युग जितने मजबूत नहीं थे जब फॉर्चून हेवनली मोनार्क अभी भी आसपास था। मिस्टर घोस्ट, जिन्होंने कई युग देखे थे, इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। उनकी राय में मार्शल युग एक अपवाद मात्र था। कई प्राचीन युग जितने मजबूत नहीं थे जब फॉर्चून हेवनली मोनार्क अभी भी आसपास था। मिस्टर घोस्ट, जिन्होंने कई युग देखे थे, इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। उनकी राय में मार्शल युग एक अपवाद मात्र था।
हालांकि ये ठीक इसी वजह से था कि यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश पर हमला करना चाहते थे तो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश के भीतर एक आंतरिक संघर्ष को भड़का सकते हैं जिससे वे दीर्घकालिक आंतरिक घर्षण में पड़ सकते हैं, तो इससे समय और प्रयास की बचत होगी। हर बार जब वे महान सर्वनाश से बच गए तो यह एक प्रकार की पीड़ा थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय लोगों को भी बाहर जाकर इसके लिए इंतजार करना पड़ा। पर्याप्त ताकत और नींव के बिना इसे कायम रखना असंभव था। हा, यह मार्शल आदरणीय ऐसा ही है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। यिन यांग हार्मनी सम्राट उग्र अभिव्यक्ति के साथ दिल खोलकर हंसा। फिर वह बियान जियाओयू की ओर देखने लगा। चंद्रमा सम्राट, क्या आप अब भी उम्मीद करते हैं कि आपका स्वामी आएगा और आपको बचाएगा? इस बार न केवल वह आपको बचा नहीं पाएगा बल्कि वह उसमें गिर जाएगा और मर भी जाएगा। इससे पहले जब उन्हें ये जिवेन ने धमकी दी थी तब भी उन्हें लगा था कि उनकी जान खतरे में है। अब जब खतरा टल गया तो उसका अहंकार और विकृति सब सामने आ गया। जब से उसका जन्म हुआ उसने कभी भी ऐसी रोमांचकारी स्थिति का सामना नहीं किया था। एक स्वर्गीय आदरणीय उसे मारने के लिए कृतसंकल्प था और स्वर्गीय आदरणीय केवल अपनी आध्यात्मिक भावना से उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार भी सकता था। उस क्षण वह निराश भी हो गया। अब जब उसने देखा कि रेडियंस होली वेनेरेबल का पलड़ा भारी है तो वह अच्छे मूड में था। अब जब उसने अपनी सारी निराशा व्यक्त कर दी थी तो कोई स्वर्गीय पूज्य भी उसके लिए खतरा नहीं था। वह तुम्हें मार डालेगा, बियान शियाओयू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार के निशान छुपे नहीं थे। तुम चुप रहो। यिन यांग हार्मनी सम्राट घबरा गया और उसने फिर से कहा। इस समय ऊपर आकाश में अंतहीन अराजकता में दोनों के बीच की लड़ाई बेहद गर्म अवस्था में पहुंच गई थी। दो स्वर्गीय आदरणीय एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। भले ही वे एक बड़ी दूरी से अलग थे और जादू और सरनी संरचनाओं द्वारा संरक्षित थे, फिर भी यह महसूस किया जा सकता था कि पूरा महाद्वीप हिंसक रूप से हिल रहा था। युद्ध का परिणाम अतुलनीय रूप से भयानक था। ये बेकार है मार्शल आदरणीय। आप कब तक टिक सकते हैं? ताकत में पूर्ण अंतर के साथ आप बाजी नहीं पलट सकते। आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करें। चौथे क्षेत्र में मैं अजेय हूँ। रेडियंस होली आदरणीय चिल्लाया जैसे कि वह चाहता था ये शिवेन को जगाने के लिए। क्या ऐसा है? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।